ओम शांति सभी भाइयों बहनों का आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मास्टरदाता क्लासेस में। तो जैसे कि आप जानते हैं हम बैंकिंग हमने सब्जेक्ट का हम बात कर रहे थे। उस कड़ी में हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। जैसे हमने हिस्ट्री देखी थी, बैंक्स कितने तरह के होते हैं वो भी देख लिया था, बैंकिंग प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इंडिया में, साथ साथ बैंक अकाउंट कितने तरह खोले जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम क्या है, पोस्ट ऑफिस कितने तरह के होते हैं, सेविंग स्कीम्स क्या क्या होती है वहाँ पे, और साथ कितना अकाउंट खोले जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में किस तरह खोले जाते हैं। फिर फिफ्थ लेक्चर हमने रिजर्व बैंक ऑफ स्ट्रक्चर में बात की थी और उसी कड़ी में आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम 7वें लेक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कड़ी में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी और उसके कौन कौन से टर्म होते हैं, CRR, SLR और उसका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और इनका क्या क्या फ़र्क पड़ता है अपनी हमारी इकोनॉमी में, वो भी पूरा हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले जो भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक तो बनता है आपका। शुरू करें। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है। थोड़ा हिस्ट्री आपको बता देता हूँ ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में भी आए आगे की प्रोसेस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, 1934 एक्ट पास होता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म होता है बहुत एक बैंकिंग क्राइसिस होती है, इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। इंपीरियल बैंक क्या था, सारे प्रेसिडेंसीज बैंक को यूनाइट कर दिया गया था और एक इंपीरियल बैंक का नाम की दिया था। वो सेंट्रल बैंक की तरह उसने काम किया था 1934 तक। जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास नहीं हुआ था 1934 में, तब तक ये एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करता। लेकिन फिर ग्रेट डिप्रेशन, फिर भी वो लॉस में जाते सारे इंपीरियल बैंक थे और भी जितने भी स्वदेशी फिरंगी बैंक थे सारे लॉस में, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कर रहे थे, वो देश का नहीं सोच रहे थे उस समय तक। तो जैसे ही फिर हिल्टन यंग कमीशन कमेटी बैठाई जाती है ताकि इसको एक सेंट्रल बैंक की तरह का जो देश के लिए काम करे, अपना प्रॉफिट ना सोचे, तो उसने रिकमेंड किया कि सेंट्रल बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर नहीं ध्यान दिया इतना, क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा थी, उसे बैंक खड़ा करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी। तो बैंक ने इसे गवर्नमेंट ने इसे अवॉइड किया। फिर ग्रेट डिप्रेशन आता है जिसके बाद लोगों को गवर्नमेंट को मजबूर आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खोलने के लिए। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास होता है और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बिल आया था उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1 अप्रैल 1935 में। और उस दिन से सेंट्रल बैंक की तरह भारत में काम करता है। ये प्राइवेट शेयर होल्डर्स था, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, हर एक शेयर के तौर पे से लिए इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिसमें 100 रुपये के शेयर्स निकाले गए थे, 5 लाख शेयर इशू किए गए थे और मोस्टली प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने इसको खरीदा था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट शेयर होल्डर्स के तौर पर ही खड़ा हुआ था। उसके बाद फिर इसे नेशनलाइज किया जाता है, या नेशनलाइज जिसके ज़्यादा करके शेयर्स हैं, मोर देन 51% शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह बिहेव करता है, नहीं नेशनल बैंक की सरकारी बैंक की तरह काम करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमने फिर पर्पस क्या था इसको खड़ा करने के लिए, किस ऑब्जेक्टिव पर हिल्टन कमीशन था कि करेंसी इशू करना है और बैंकों को रेगुलेट करना है, क्योंकि बैंक उस समय अपनी मनमर्जी करते, सब प्रॉफिट थे, सारे अपने साउदर्न पार्ट में कोस्टल लाइन पे थे, क्योंकि कोस्टल लाइन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे ना, इसलिए वहाँ पे कोस्टल में थे सारे इनके हेड ऑफिस। तो इसलिए वहाँ पे कमीशन एक रिकमेंडेशन आया था कि इनको एक सेंट्रल बैंक बना जाए और इसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, करेंसी को इशू करना और सारे बैंकों को रेगुलेट मॉनिटर करना और गवर्नमेंट की हेल्प करना मॉनेटरी पॉलिसी में, ताकि देश का आर्थिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे उसका विकास हो सके। तो शुरू करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन क्या में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है। हर बैंक का अपना हर कंट्री का अपना बैंक होता है सेंट्रल बैंक। जैसे यूएस की बात करें वहाँ फेडरल रिजर्व बैंक है, चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, और यूके की बात करें वहाँ पे आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड है। उसी तरह इंडिया के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो सेंट्रल बैंक है, कुछ इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, जैसे करेंसी इशू करना है, बैंकर्स बैंक है, यानी हर बैंक का यहाँ पे एक अकाउंट होता है, वहाँ पे जो सरप्लस डिपॉजिट कर सकते हैं और साथ साथ जब भी इनको ज़रूरत होती है तो यहाँ से ले सकते हैं। साथ साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट भी यहाँ से लोन ले सकती है, यहाँ पर डिपॉजिट कर सकती है अमाउंट, यहाँ से जब भी कोई स्कीम निकालनी तो यहाँ से फंडिंग होती है, यहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और साथ साथ ये मैनेज फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जब ज़रूरत होती है, यानी जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है या फिर इन्फ्लेशन डाउन होता है, वो इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी महंगाई होती है या महंगाई कम होती है, तो उस केस में क्या है फॉरेन एक्सचेंज से ही ट्रेड होता है। फॉरेन, जैसे कि आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन जो फॉरेक्स एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी को जो विथहोल्ड करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। और लास्ट में क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजर्व, यानी जब भी एक आखिरी उम्मीद क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब भी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक बैंक के पास जब भी ज़रूरत होगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कॉन्टैक्ट करता है।
सबसे पहले हम करेंसी की बात करें, सेक्शन 21 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में ये कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पास राइट है टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। गवर्नमेंट का जितना भी बिजनेस हो रहा है, उसके जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू कर सकती है। सेक्शन 22 क्या कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही सोल राइट है और कोई ऑर्गेनाइजेशन नोट्स को प्रिंट नहीं कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसे इशू कर सकती है। नोट्स को प्रिंट भी करेगी और इशू भी। इशू मतलब सेक्शन 23 में पूरा डिटेल में कहा कि एक इशू डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आप अगर आपको 10 लाख रुपए मार्केट में लॉन्च मतलब निकालने हैं तो 10 लाख आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। 10 लाख के मतलब गोल्ड वहाँ पे रखिए, मतलब दाव जो होते हैं गिरवी रखिए, उसके बाद वो 10 लाख रुपए का वहाँ पे सिर्फ मार्केट में फ्लो कर दिया जाता है। जब तक आप इशू डिपार्टमेंट पास नहीं जाता है पैसा, तब तक वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा हो। जैसे इशू डिपार्टमेंट से मनी निकलता है तो वो एक तरह से पूरे एक मनी के तौर पर वो निकलता है। सेक्शन 24 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के तहत ये आता है कि आप मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना तक छाप सकते हैं। ठीक है, यानी आप अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स हमेशा आपको 10,000 अमाउंट निकलेगा। और अगर आपको कॉइन्स की बात करें तो मैक्सिमम काउंट कितने का मिंट हो सकता है, 1000 रुपये का। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें 1 रुपीज़ होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी होती है, वो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वही साइन करते हैं 1 रुपये के नोट में। कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करवाती है। और नोट्स कहाँ छपते हैं, नोट्स छपते हैं मैसूर, सालबनी, देवास और नासिक। और कॉइन्स की मिंटिंग कहाँ होती है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट में अलग से ही लिखा दिया है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है कि वो जब मर्जी, एक ज़बरदस्ती तो नहीं करेगी, लेकिन जब जैसी ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी अमाउंट की करेंसी को डिसकंटिन्यू कर सकती है। वो उसके पास राइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। सिर्फ सेक्शन 24 में ही आता है। सेक्शन 24 में डिनोमिनेशंस आते हैं कितने मैक्सिमम कर सकता है, और साथ साथ ये भी आता है कि वो जब मर्जी किसी भी अमाउंट की मनी को वहाँ पे डिसकंटिन्यू कर सकते। जैसे 10,000 के नोट्स चलते थे, लेकिन उसे डिसकंटिन्यू करता है। 1000 रुपये कॉइन भी कभी चले थे, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये राइट है। ठीक है, अब सिंगल अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसे अकेली ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कई ऑर्गेनाइजेशन हो, 2, 3, 4 ऑर्गेनाइजेशन हो, तो अक्सर प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट सही से नहीं बैठता है, आपस में कन्फ्यूजन्स होती हैं। इसलिए अगर सिंगल ऑर्गेनाइज तो काफ़ी बेटर होता है कि फ्लो ऑफ क्रेडिट को मार्केट में कंट्रोल करना। साथ साथ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपी वर्सेस डॉलर भी करती है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर रुपये की वैल्यू बढ़ रही है, यानी आज रुपये की वैल्यू 1 रुपी जो है वो लगभग 80 मतलब $1 जो है वो 83 रुपीज़ के बराबर है। यानी 183 रुपीज़ जो है, 1 रुपी जो है $183 के बराबर। ठीक है, अगर कल को ऐसा होता है कि $1 की कीमत 50 रुपये हो जाती है, यानी इट मीन्स 83 से 50 तक है, यानी जो रुपी है उसने अपना इंप्रूवमेंट किया, तभी तो उसकी वैल्यू कम हुई ना। यानी उसकी वैल्यू बढ़ी, रुपये की वैल्यू बढ़ी और डॉलर की वैल्यू कम हो रही। तभी तो पहले $1 का 83 रुपये था और आज $1 50 रुपये के हिसाब से बिकेगा अगर। ठीक है, इट मीन्स वहाँ पे वैल्यू रुपये की बढ़ रही है। तो इस केस में क्या कहता है, जो रुपये की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, जो डॉलर है यानी फॉरेन करेंसी खरीद लेती है। समझे ना, क्योंकि अब डॉलर की वैल्यू कम हो रही है ना, तो वो गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, डॉलर को खरीद लेगी, या कोई भी फॉरेन करेंसी जिसकी वैल्यू घटती जा रही है तो उसे खरीद लेगी। उससे क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और इन केस कभी फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो नोट्स छापने स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, और क्योंकि और इससे लिक्विडिटी मेंटेन होती है मार्केट में। और इन केस अगर रुपये की वैल्यू घटती जा रही है, यानी आज $1 100 रुपये या 150 रुपये के बराबर हो जा रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फॉरेन करेंसी उसको सेल करेगी ओपन मार्केट ऑपरेशन में, और उससे बदले जितना भी वहाँ से कैपिटल वहाँ से मतलब मिलेगा, जितना भी उसे बेच के अमाउंट मिलेगा, वो क्या है मार्केट में रिलीज़ कर देगी, बैंकों को प्रोवाइड कर देगी, जिससे कि वो लोन दे सके और मार्केट में एक वापस लिक्विडिटी को स्टेबल कंडीशन को मेंटेन किया जाए। तो ये था ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जिसमें कि क्या है, एक्सचेंज करती है रुपये और डॉलर के लिए। ठीक है, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो रिजॉर्ट टू सेलिंग एंड परचेज। ठीक है, साथ से वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को बेचती है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जो 1-2 साल के अंदर जिसका पीरियड कंप्लीट रहता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी वो होती है जिसका पीरियड टेन्योर जो होता है वो 10 साल 15 साल इसके लिए होता है। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह भी होती है, तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म होती है और लॉन्ग टर्म होती है, इसके लिए भी। साथ साथ सेकंड फंक्शन क्या है रिजर्व बैंक का, वो क्या है, बैंकर्स का बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, कमर्शियल बैंक के लिए एक बैंक है। कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, दोनों इसमें आते हैं। मैंने सेकंड लेक्चर में पूरा डिटेल में समझा दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
तो इसमें क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल अकोमोडेशन करता है। बैंकर्स का बैंक तो है, यानी जब बैंक पास सरप्लस अमाउंट का मनी होगा या फिर आप वहाँ पे लोन कमी होगी, बैंकिंग क्राइसिस हो रही है, किसी बैंक डूब रहा होगा, ठीक है, तो उस केस में वहाँ पे पैसा भी देगा, पैसा लेगा भी, सरप्लस है तो डिपॉजिट भी करेगा, और अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो उसको वहाँ पे लोन भी प्रोवाइड करेगा। साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी सजेस्ट करता है ताकि आपका कुछ अमाउंट का जो मनी है उसको आप सेव करके रखिए, ताकि आप एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, हॉस्पिटल वगैरह, हाउसिंग है, लोगों को घर बनाना है उसके लिए लोन हो गया, इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए आप लोगों को लोन दे सके, जिससे कि प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का सुधर सके। साथ साथ ये जो बैंक है, यानी कमर्शियल बैंक बात करता हूँ सिंपल, उसमें आप पब्लिक सेक्टर में मान लीजिएगा और कॉपरेटिव सेक्टर में मान लीजिए, ठीक है, मैं सिर्फ कमर्शियल बैंक की बात करूँगा। तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं उसको गाइड करता है, दोनों का, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट दोनों को गाइड करता है और कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके फाइनेंशियल सेक्टर को। साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए सीईओ और एमडी को भी अपॉइंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रमोट करता है कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964। मैंने अलग से ईयर, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और हेड ऑफिस दोनों लिख रखे हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हेड ऑफिस कहाँ पे, किस साल स्थापना हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है जो इंस्टीट्यूशंस इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, जौन से इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे उसके लिए आईडीबीआई बनाया गया है, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जा सके उन इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये आईडीबीआई को प्रमोट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड को, नाबार्ड मतलब जो एग्रीकल्चर वाले हैं, रूरल डेवलपमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और आपका कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो गई, विलेज इंडस्ट्री, उसको डेवलपमेंट करने के लिए प्रमोट करने। सिडबी हो गया, सिडबी क्या है, लखनऊ में इसके हेड ऑफिस है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और सिडबी में क्या करता है, जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको हेल्प करता है। आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो अभी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ साथ DICGCI है और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, इसको भी हेल्प करता है। ये कुछ फंक्शंस है, तो आप ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इस बारे में। गवर्नमेंट बैंक है, आपने अक्सर सेक्शन 17 वेज एंड मीन्स का नाम सुना होगा, कई बार न्यूज़ में भी आता है वेज एंड मीन्स आता है। तो वेज एंड मीन्स मतलब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ये इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट को भी जब जरूरत पड़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है। तो हालांकि वो कुछ कोलेट्रल वहाँ डिपॉजिट करते हैं, असेट डिपॉजिट करते हैं, जिसके बदले मतलब जितने का गोल्ड, सपोज उन्होंने गोल्ड दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके बदले उन्हें मनी मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि उसमें कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई इंटरेस्ट नहीं लेती गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट पर जब सरप्लस अमाउंट का मनी होता है या स्टेट गवर्नमेंट जब सरप्लस मनी होता है तो वहाँ डिपॉजिट कर देती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी इंटरेस्ट नहीं इसमें लगाता है। तो आप ध्यान देने वाली बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अमाउंट के मनी पे डिपॉजिट करना या फिर लोन पे, ठीक है। ये सेक्शन 17 में पूरा क्लियरली मेंशन कर रखा है। साथ साथ गवर्नमेंट बिजनेस को भी हैंडल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका जितना बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होता है, उनसे भी डील करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे अगले मॉनेटरी पॉलिसी में बताऊंगा, वो काफ़ी डिटेल में है इसलिए मैंने उसे लास्ट में रखा है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स, आखिरी उम्मीद है, मैंने आपको बता दी थी। जब भी कोई बैंक नहीं हो पाता, उभर नहीं पाता, या फिर उसमें मतलब दिवालिया हो रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो रही है या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो आखिरी उम्मीद क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, मॉनेटरी पॉलिसी 2 बार निकालता है, अक्टूबर में निकलती है, एक मई जून में निकलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक सोल अथॉरिटी होती है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट नहीं होता है ताकि वो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को इशू कर सके, वहाँ ग्रांट कर सके, मतलब ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल कर सके, फ्रेम कर सके, और कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट नहीं है बनाने का। इट डिसएमिनेट फाइनेंशियल डेटा ऑन बैंकिंग, जितना भी साल भर में जितना बैंकिंग का जितना भी डेटा होता है, इकोनॉमी का जितना भी होता है, अपना अर्थव्यवस्था कैसे चल रही देश की, और बाकी एस्पेक्ट जितने भी होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जितने भी रेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब के पास है, वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे गाइडलाइन वहाँ प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे सारे जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करता है मार्केट, मतलब मीडिया वगैरह में, ताकि लोगों को पता चले कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है। अब क्या करता है ये क्रेडिट फ्लो मार्केट में कैसे करता है, कुछ मॉनेटरी कीवर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिसके तहत ये मार्केट चलती है, जैसे कि SLR हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और आपका बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, MSF हो गया, ये सब कुछ होता है, रिवर्स रेपो रेट। इसको हम आगे बढ़ते हैं डिटेल में। तो अगर हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो ये क्या होता है, आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, आप सुन लीजिए, मैंने समझा, मतलब स्लाइड में नहीं गया, स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, लेकिन आप समझिएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे PDF में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है सुनने का।
मान लीजिए कोई मतलब आपका पर डे एक बैंक के पास सारे ब्रांचों का कलेक्टिवली अगर अमाउंट देखा जाए तो एक वहाँ पे डिपॉजिट एनडीटीएल कितना हुआ, 100 करोड़ का हुआ। 100 करोड़ मतलब एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कितनी हुई, 100 करोड़ की होती है। मैं समझा देता हूँ आपको मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका एक कस्टमर हो गया, मान लीजिए इसके पास कितने 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए, ठीक है। ये जाएगा बैंक के पास, बैंक के पास अब ये 100 करोड़ हो गए। ये 100 करोड़ मतलब इसे कहते हैं एनडीटीएल कहते हैं, एन डी टी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अब 100 करोड़ क्या है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएगा। इसमें क्या जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये CRR 4% जाता है, यानी 100% का जो 4% यानी 4 करोड़ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपको डिपॉजिट करना ही करना है। इस पर आपको कोई भी लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान से बात कीजिए, सॉरी इसमें कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा था कि CRR जो अमाउंट डिपॉजिट करता है बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, क्या उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता, ठीक है। CRR पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ साथ ये क्या CRR क्या है, ये डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। अक्सर बैंक क्या करता है, फेल हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको ये छूट देती है कि आपको 90% यानी 4 करोड़ यानी 3 करोड़ 60 लाख आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास देना ही देना है। अगर कोई बैंक फेल होता है, अगर कोई बैंक फेल होता है इसको मेंटेन करने, CRR करने में कोई बैंक फेल हो रहा है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर आपने ये कैसे मेजर होता है, हर 2 हफ्ते यानी एवरी 2 नाइट फोर्टनाइट के हर लास्ट यानी 2 हफ्ते के पहले वाला जो फ्राइडे होगा उसको इसे कैलकुलेट कहता है। ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, इस पर इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं देती है। ये हमेशा ये इस समय 4% के स्तर पे चल रहा है, यानी 100 करोड़ बैंक के पास आ रहा है पर डे। ब्रांच की बात नहीं कर रहा, पूरे बैंक में इंडिया में अगर 100 करोड़ रुपये आ रहा है, वो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। डिमांड टाइम लायबिलिटी मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या था, यानी ऑन डिमांड जो पैसा डिपॉजिट किया था, ऑन डिमांड मतलब कस्टमर जब चाहे तो डिमांड करके उसे निकाल सकता है, ठीक है, वो गया डिमांड। अब टाइम हो गया जो टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, जिसमें RD हो गई, FD हो गई, जो कि फिक्स टाइम के लिए आप उसे वहाँ पे स्टोर कर देते हो और फिर वहाँ जब मर्जी उसे आप निकाल सकते। लायबिलिटी क्या है, ये टेम्परेरी तौर पर बैंक के पास मनी डिपॉजिट होती है और जब चाहे ये बैंक से आप निकाल सकते हैं, टाइम लायबिलिटी, ठीक है। आप RD FD कभी भी तुड़वा सकते हैं ना, जब आपको ज़रूरत होती है, भले ही से पेनल्टी कटती है लेकिन आप तुड़वा सकते हैं। तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या हो गया, डिमांड मतलब कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वाला पैसा, टाइम हो गया आपका RD FD, और लायबिलिटी मतलब टेम्परेरी तौर पे बैंक पे डिपॉजिट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। NDTL मतलब 100 करोड़ का NDTL है, बैंक के पास डेली बेसिस पे आ रहा है, उसमें से 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना है। ये 4% क्या है, अगर 90% भी चलता है, 90% 4% का मतलब 3 करोड़ 60 लाख, ठीक है। 3 करोड़ 60 लाख तो आपको देने ही देने हैं, लेकिन और ऊपर है तो अच्छा है। लेकिन कंडीशन ये कि 15 दिन के अंदर आपको 4% के रेट से वहाँ पे डिपॉजिट होना चाहिए। जो आपका 15 दिन के हिसाब से आपको टोटल वहाँ पे 4% के दर पे 15 दिनों का वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सेव होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4% जो CRR होता है, इसमें कोई भी लोन नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, डेली बेसिस पे मेंटेन करना है। अगर आप फेल होते हैं, ठीक है, अगर आप फेल होते हैं तो बैंक इस पर आपके पेनल्टी लगाती है। अगर आप एक दिन के लिए फेल हो गए यानी आपने आज नहीं दे पाए हैं CRR दें, तो आपको बैंक रेट जो होगा, यानी ठीक है, बैंक रेट में अगले स्लाइड में बताऊंगा, बैंक रेट में जितना भी चल रहा है प्लस 3%, आपको 3% प्लस बैंक रेट, 100 करोड़ का बैंक रेट निकालोगे प्लस 3% निकालोगे 100 करोड़ का, उतना आपको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। आज आप अगर आपने छोड़ दिया, अगर आप बार बार छोड़ रहे हैं, 2 दिन छोड़ा, 3 दिन छोड़ा, तो आपको क्या है, पहले दिन 3% और फिर उसके बाद 5% के तौर पे आपको देना पड़ता है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना समझ के आई होप। ये होता है CRR। अब साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी कहते हैं कि आप जो अपना पर्सनल बैंक है, यानी जो आपके पास 100 करोड़ आ रहा है, उसमें 100 करोड़ में से 19% यानी जितना भी आपका SLR रेशियो चल रहा है, इस समय 18% के करीब चल रहा है, आप में 100 करोड़ में से 18 करोड़ तो आपके अपने पास रखने हैं। ये क्या होता है, लिक्विड एसेट के रूप में होता है। लिक्विड एसेट क्या होता है, गोल्ड हो गए, बुलियंस हो गए, गोल्ड कॉइन हो गया, बुलियन क्या होता है, जो गोल्ड बिस्किट होता है, गोल्ड ब्रिक आप जानते हो, कुछ बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, ये आपको रखने अपने पास। एसेट्स हो गए, ये आपको 18% तो रखना ही रखना है अपने पास। साथ साथ 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यानी CRR मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये SLR क्यों रखा था, बैंक अपने पास क्यों रखते हैं, इन केस अगर आप पास कभी बैंकिंग क्राइसिस होती है, बैंक आपका डूब जाता है, पैसे डूब जा रहे हैं, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे ज़्यादा,
ठीक है। तो आप क्या करो, उन 18% से जितना भी लोगों से आपका मतलब इन्होंने लोन लिया है या आपने उनका डिपॉजिट है, उन इंटरेस्ट देना, तो आप उसका 18% का यूज़ करके आप उनको श्योर करा सकते हो, अश्योर करा सकते हो। उसके बाद आप मतलब उनके पैसे ना डूबने चाहिए, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गाइड करता है कि आपको SLR मेंटेन करना है। ठीक है, 18% वो लिक्विड एसेट्स के रूप में होते हैं, यानी आपको ऑलरेडी बता दिया है। लिक्विड एसेट मतलब गोल्ड हो गया, बुलियंस हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद 18% ये हो गया आपका 18%, 18% हो गया। 18% प्लस 4% 22%, यानी कितना बचा? अब बैंक के पास कितना रुपए बचा यहाँ पे? 20, ये हो गया 22% टोटल हो गया। हाँ, अब देखिए, अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इसमें ये करती लिक्विड एसेट खरीदेगी। ये लिक्विड एसेट में इसको बैंक को फायदा होता है, वो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि लिक्विड एसेट ही खरीदने चाहिए, क्योंकि लिक्विड एसेट का गोल्ड कॉइन हो गया, गोल्ड की कीमत धीरे धीरे बढ़ेगी, बुलियंस हो गया, उनकी कीमत भी धीरे धीरे बढ़ती है, कभी डूबती नहीं है। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका CRR रेशियो, वो बैंक क्या चाहता है कि CRR रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि 4% यानी 4 करोड़ ज़्यादा है। अगर ये 3% होता तो 3 करोड़ आते, यानी बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, बैंक को ज़्यादा कम पैसा देना पड़ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर डे पे। समझ है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कम पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा है CRR रेशियो के तौर पे, यानी 4% 3% दिया। इट मीन्स यहाँ पे उसके पास कितना हो, 18% ही है, और 3% 21%, यानी उसके पास अभी समय 79% बचा हुआ है जिसको लोन दे सकते हैं। यानी 79% पे वो लोन दे सकता है, इंटरेस्ट दे सकता है लोगों पे, जितना भी वह पॉलिसीज़ हैं वो सब कर सकता है। अगर ये CRR रेशियो बढ़ता है तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिलता, और ये बैंक नहीं चाहता कि CRR रेशियो बढ़े। SLR बढ़ता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उतने उस परसेंट में 18% 19% बढ़ता है SLR, तो जो बैंक होता है उसमें आपका लोन गोल्ड खरीद सकता है। तो दिन पर दिन क्या है, इनकी केस अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो गोल्ड बेच करके पैसा ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ गया। 22%, यानी जो यहाँ पे 78% बचता है वो जो है आपका फंडेबल है, लोनेबल फंड है, वो बैंक को देना पड़ता है। तो शुरू करते हैं अब आगे। तो आई होप SLR बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा पूरा टोटल। CRR मैंने आपको बता दिया था, ये भी देख लीजिए। हाँ, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कंट्रोल इन्फ्लेशन के लिए, देखिए अगर SLR रेट बढ़ाता है और CRR रेट कम होता है, तो अगर ये दोनों बढ़े आते हैं तो उसके से क्या होता है, बैंक का लोनेबल फंड कम होगा। लोनेबल फंड कम होगा तो बैंक क्या करेगा, लोन कम देगा, तो उसे पैसे कहीं ना कहीं से वसूलने होंगे, तो क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इट मीन्स वो तो सोचेगा कि मुझे इनकम होगी, तो लोग क्या करेंगे, लोन लेना कम कर देंगे। ठीक है, लोन उसमें बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट रेट ही बढ़ाया, तो मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगी ऑटोमेटिकली। और मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड लोग कम होगी, क्योंकि ज़्यादा उनके जब महंगाई बढ़ गई तो ज़्यादा लोग खर्चा नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, उसके से क्या किसी भी चीज़ की गुड्स कम हो गई। तो अगर उसे महंगाई कंट्रोल करनी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो वो क्या करेगा, SLR रेट CRR रेट बढ़ा देता है रिजर्व बैंक। और अगर उसे ग्रोथ डेवलपमेंट करना है कहीं का, तो क्या करेगा, SLR रेट कम करेगा, SLR रेट कम करेगा। और CRR यानी इसके बाद क्या करेगा, लोन, बैंक के पास लोनेबल फंड ज़्यादा है, वो ज़्यादा पास बैंक के पास डिपॉजिट मतलब बैंक के पास NDTL काफ़ी अमाउंट पे है, तो उसके लिए क्या करेगा, NDTL करने का इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, लोगों को प्रमोट करके लोन ले लो, हम कम इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो उसके वजह से क्या, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, इससे से इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, अगर ग्रोथ करना है, किसी डेवलपमेंट करना है, तो क्या करेगा, SLR रेट CRR रेट कम कर देगा। और अगर महंगाई बढ़ गई तो महंगाई कंट्रोल करनी है, तो SLR रेट और CRR रेट को बढ़ा देगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट होता है एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अ लोअर रेपो रेट मीन्स बैंक बोरोइंग कॉस्ट विल गो डाउन विच कुड प्रमोट द बैंक टू कट लेंडिंग रेट। यानी ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि बैंक में अगर कुछ बैंकिंग डिप्रेशन हो रहा है, बैंक में नहीं से चल पा रहा है, क्राइसिस हो रही है, एक तरह से बैंक में उनका पैसा डूब रहा है, NDTL उनका कम हो रहा है, तो उसके वजह से कहता है बैंक जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा मांगता है, लोन लेता है उनसे। तो जितना भी RBI जो इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है, जो RBI इंटरेस्ट लगाता है, जो लोन देता है बैंक पे, उसे कहता है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है, बैंक के पास सरप्लस अमाउंट का मनी है, तो वो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास देते हैं, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है उस पर जितना भी उस पर डिपॉजिट है जितने दिन का, तो वो उस पर क्या है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेपो रेट जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट लेता है यानी बैंक पर लगाता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक लेता है और RBI पे लगाता है। समझ गए, लेता कौन है, रेपो में RBI लेता है और लगती किस पे है, बैंक पर लगती है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या है, बैंक लगाता है और RBI पर लगती है।
आई होप इतना समझ गया होगा। अब ये जब भी लगाता है तो इसमें क्या होता है, एक कोलेटरल होता है। कोलेटरल मतलब एक वो डिफाइंड होता है। अगर रेपो रेट की बात करें तो बैंक जब लेगा पैसा, ठीक है, बैंक ले रहा है, आरबीआई लगा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, बैंक उतना ही अमाउंट का कोलेटरल वहाँ डिपॉजिट करता है, एसेट डिपॉजिट करता है, लिक्विडिटी जो होती है वो कर लिक्विड एसेट वहाँ डिपॉजिट करता है। और अगर वो बैंक फेल हो जाता है उतने दिन में, उतने ड्यूरेशन में लोन प्रोवाइड करने में, रीपे करने में फेल होता है, तो आरबीआई के पास ये राइट है कि वो ओपन मार्केट में उसको सेल करके अपना सारा वसूल कर सकती है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट भी सेम है। आरबीआई कुछ कोलेटरल या एसेट बैंक में जब भी सरप्लस डिपॉजिट होगा तो आरबीआई इससे वो कुछ एसेट ले लेगा, उस एसेट को लेकर के वो अपने पास रखेगा। जैसे ही उसके पास जब जरूरत होगी तो पैसे ले लेगा, उस इन रिटर्न उसको वापस कोलेटरल या एसेट वापस कर देगा। तो जून 2020 के हिसाब से रेपो रेट 4.4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.75% है। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, यानी रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, इट मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ गया दोनों आरबीआई और सिंपल बैंक के पास। ठीक है, कमर्शियल बैंक और आरबीआई के पास रेपो रेट सारे रेट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, दोनों आपस में इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो लोन बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये कम कर देंगे। तो आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे मैंने बताया सेम वही चीज़ है। अब बैंक रेट क्या होता है, इट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई करती है डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूडिंग कमर्शियल पेपर। ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत होती है। सिंपल बात करें, जो बैंक रेट था वो पहले के टाइम पे की पॉलिसी रेट था। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा, उसमें जिसमें 6 मेंबर होते हैं, ये आते हैं अक्सर पेपर में, इसलिए मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। पहले क्या था, बैंक रेट ही एक मेजर होता था मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन अब क्या है, रेपो रेट को हम यूज़ करते हैं। अब लगभग बैंक रेट के 2 पर्पस होते हैं, सिर्फ अब से 2 ही पर्पस आएगा, बैंक रेट इतना इस्तेमाल नहीं होता है। बैंक रेट में क्या होता है, 2%, 2 चीज़ होती है, एक डिस्काउंट रेट होता है, एक होता है पीनल रेट। पीनल रेट या पेनल्टी रेट भी कहते हैं कुछ लोग। तो डिस्काउंट रेट में क्या होता है, बैंक्स गेट बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक के पास क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कमर्शियल पेपर डिस्काउंटेड रेट पे। यानी आपने के पास कोई ज़मीन है, ठीक है, आप उसको 100 करोड़ रुपये बैंक के पास देना चाह रहे हो। ठीक है, आप पास 1 करोड़ की ज़मीन है, आप बैंक के पास गए कि मेरी ज़मीन ले लो, 1 करोड़ की इसकी कीमत है, इसके बदले मुझे अमाउंट दे दो, इसके बदले मुझे अमाउंट दे दिए। तो बैंक क्या करेगा, 100 करोड़ कहेगा कि मुझे 3 महीने के अंदर उसे जरूरत है, तो क्या बैंक क्या करेगा, वो 100 करोड़ तो नहीं दे, मतलब 1 करोड़ नहीं देगा उसे, 1 करोड़ नहीं देकर 97 लाख या 96 लाख 96 लाख तक दे देगा। ठीक है, अब बैंक के पास क्या, वो एक्स्ट्रा पैसा गया, ठीक है, 96 लाख रुपये गए और एक उसे डॉक्यूमेंट मिल गया। तो अब वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कि आप ये रख लो और ये रख लो और इसके बदले मुझे कुछ पैसा दे दो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगा टिप माई पे 1 करोड़ तो नहीं दे सकते, तो मैं तुम्हें 98 करोड़ दे दूंगा, 98 लाख दे दूंगा। तो देखा है 96 लाख बैंक ने कस्टमर को दिए और 98 लाख रुपए उसे आरबीआई ने दिए। तो इन टोटल एट द एंड ऑफ द डे उसे कितना हो गया, 2 लाख रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया। तो बैंक रेट यही चीज़ होती है। डिस्काउंट रेट आपको मैंने बता दिया है। पेनल्टी रेट होता है इन केस अगर बैंक देने में फेल होता है SLR CRR, तो उसमें पेनल्टी लेते हैं। तो मैंने आपको बताया 1 दिन के लिए पेनल्टी 3% होती है और लगातार अगर वो करता जाए तो 5% के लिए पेनल्टी होती है। जैसे कि लिखा है इसमें, बैंक रेट का होता है रेपो रेट प्लस X% कुछ भी हो सकता है, लगभग ये 0.25% ही होता है। तो बैंक रेट इस समय 4.4%, रेपो रेट 4.4% चल रहा है और आपका जो एक्सपायर हो 0.5, तो यानी इस समय रेपो बैंक रेट कितना चल रहा है, 4.65%। तो आई होप पूरा लेक्चर समझ में आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी समझ गए होंगे आप, सारे SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोशिश करूँगा मैं पूरी कि आपको सारे कमेंट्स का आंसर दूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ओम शांति।